हेलो, चलिए तो सभी को नमस्कार, सादर जय सिया राम। हमारे बीच में देख पा रहा हूँ सारे ही आर्टिस्ट आ चुके हैं। तो मैं एक एक करके सभी को आमंत्रित करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे बीच में अंजलि पांडे जी है। सभी अपना आर्टिस्ट लोग जो है वो अपना कैमरा ऑन करे रखेंगे। जी, रुचिता अय्यर जी हमारे बीच में आ चुकी है। अपराजिता जी, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। और रोहित भी तो हमारे बीच में है ही। जय सिया राम भाई साहब। जय श्री राम भैया, जय श्री राम, सभी को जय श्री राम। सभी को सादर जय सिया राम। तो हम 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। तब तक हम जान लेते हैं कि हमारे जो आज के परफॉर्मर्स है वो कौन कौन है। तो हमारे बीच में सबसे पहले रुचिता अय्यर जी है जो बैंगलोर से है। और इसी के साथ अंजलि पांडे जी मैं देख पा रहा हूँ अभी शायद जुड़े नहीं है। हमारी अपराजिता दी है जो हमारे इंदौर से आती है और ये खुद के शोज वगैरह भी करती है और बहुत प्यारा लिखती है और मेरे मतलब बहुत खास अपराजिता दी। और इनके साथ रोहित शर्मा जी है जो ये भी इंदौर से ही आते हैं। ये खुद इनकी खुद की एक संस्था है बोल नाम से, जिसमें ये नए शायरों को जगह देते हैं, नए लेखकों को जगह देते हैं और बहुत ही प्यारी महफिलें सजाते हैं इंदौर में। इंदौर में काफी नाम चलता है रोहित भाई का। हाँ, बहुत बढ़िया, चालू हो गए तुम। जी। वो देखो, तो अपराजिता को चालू। अपराजिता टाइम नहीं लगाती अगर मेरे ऊपर कुछ आए तो, बिल्कुल टाइम नहीं लगाती। चलिए, तो अंजलि पांडे जी टर्न ऑन, आपका कैमरा चालू कर लीजिए। 1 minute, I'm just checking. तो अब हमारे पास अंजलि पांडे जी भी है जो मतलब मैं बड़ी बातचीत है इनकी, तो मतलब बड़ी काफी बड़े बड़े लोगों से इनकी और ये खुद के शोज भी कर चुकी है, शायद बहुत सारे शोज की स्टार्टिंग भी कर चुकी है। तो बहुत जी, अंजलि पांडे जी। Hello everyone. जी। Hi रोहित, हाय अपराजिता। अभी ये लोग ज्वाइन नहीं किए क्या? नहीं आते यार ऑलरेडी। हेलो हेलो। हाय। जी, तो मेरा एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं आज का कार्यक्रम कि आपने स्टोरी टेलर बनना ही क्यों चुना? आपके जीवन में कहानियों की शुरुआत कैसे हुई और वो कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जिसका आपकी मतलब इस साहित्यिक जर्नी में काफी प्रभाव रहा? तो शुरुआत करते हैं रुचिता जी से। जी, हेलो हाय, मेरा नाम रुचिता है। कहानियां लिखना, कविताएं लिखना मैंने शुरू काफी पहले किया था, जब मैं स्कूल में थी उन दिनों से। और मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर अपनी माँ से हुई थी इस चीज को देखकर। सो उस समय से मैंने लिखना शुरू किया और आई थिंक अभी तक उसको जारी रखा है। और तो काम के जरिए इतना हो नहीं पाता, बट स्टिल मेरा मेजर इंस्पिरेशन मेरी माँ है। और मेरी काफी कविताएं माँ और स्त्री और काफी इन चीजों पे रिवॉल्व करती है। ओके, तो बचपन से डिसाइडेड था कि कहानीकार ही बनना है? यस, आई थिंक शायद जब मैं 6th क्लास में थी तब से। ओके। तब से ही हाँ। अच्छा, तो आप तब से लिख रहे हैं? हाँ, तब से स्कूल में और काफी सारी चीजों में लिखते आए हैं और वही चालू रखा है उसी चीज ओके, को। नाइस। तो चलिए अब सुनते हैं आपकी कहानियां। सभी का एक बार इंट्रो हो जाए उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, ओके। इसके बाद मैं लेना चाहूंगा अंजलि जी को। ओके, तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंजलि। और अगर मेरी जर्नी की शुरुआत की अगर बात करें तो वो ऐसे है कि मैंने लिखना शुरू किया है पढ़ने से। एक मेजर जो रीजन रहा है, जब मैंने बहुत ज्यादा कहानियां पढ़ी, बहुत ज्यादा चीजें पढ़ी, और उसके बाद फिर अगेन ये रहा है कि मेरे ऊपर भी मेरी मदर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। क्योंकि वो कविताएं लिखती हैं, वो भी कविताएं लिखती हैं, उन्हें गाने लिखने भी पसंद है, भजन लिखने भी पसंद है। तो मेजर इन्फ्लुएंस जो रहा है मेरे ऊपर भी, तो वो मेरी मदर का ही रहा है, एंड देन माय ग्रैंडफादर ऑल्सो। तो ओके, काफी मैं लोगों के इन्फ्लुएंस में रही हूँ, तो फिर मैंने लिखा, फिर समझा, तो अभी उस जर्नी में हूँ। बहुत बहुत बढ़िया अंजलि जी। तो इसके बाद हम बढ़ना चाहेंगे रोहित जी की तरफ। भाई साहब, बिल्कुल। आपका लिखना कैसे शुरू हुआ? और आपने तो इतने सारे लोगों को लिखने में मजबूर कर दिया, तो देखो, मेरा सभी को नमस्कार। पहले तो जो लोग नए हैं उन्हें भी नमस्कार। बाकी वैदिक बहुत अच्छा कर रहा है, बेंगलोर नागपुर जहाँ भी जा रहा है वहाँ पर। तो कुछ दिनों बाद वैदिक का ही सुनने को मिलेगा, मुझे लगता है, बड़ी बातचीत।
ठीक है, मेरी शुरुआत 2017-18 में हुई थी। वैसे मैं स्कूल टाइम से लिखता आ रहा हूँ, पर 2017-18 में ऑफिशियल शुरुआत हुई थी और किसी तरह का कोई दिल टूटा नहीं था। बिना उसकी शुरुआत कर दी थी मैंने, बिना दिल टूटे हुए भी। तो वहीं से एक शुरुआत ऐसी मिली कि पहले से लिखने का शौक था, फिर कविताओं में परिवर्तित होने लग गया और फिर लोगों को सुनने का मौका मिलने लग गया। पहले काफ़ी अच्छे-अच्छे मंच होते थे इंदौर में, खामखा करके, और वो 2-4 मंच और हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे मिले कि जिनसे सीखता गया, सुधारता गया। उसमें गगन सर हैं, प्रशांत है, दर्पण है और तनुज भाई हैं। तो एक जर्नी हो गई, फिर कभी छूटा ही नहीं लिखना। फिर कहानियाँ, कविताएँ सब एक साथ मिक्स हो गया और फिर बस चलता ही रहा कारवां। फिर अभी अपराजिता जैसे बड़े लोग मिल गए मुझे, तो उनके, और अभी अंजलि भी अच्छा लिख रही है, बहुत सारे लोग अच्छा लिख रहे हैं यार, अभी तो बहुत सारे, शिवम भी अच्छा लिख रहा है। तो अब अच्छा लग रहा है, एक मंच भी है खुद का और चल रही जर्नी, और अभी बहुत चलेगी आगे तक। और वो ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जिनका आपके जीवन में प्रभाव रहा इस साहित्यिक जर्नी को लेकर, साहित्यिक यात्रा? अटल जी का ज्यादा रहा है, अटल मतलब बिहारी उनको वाजपेयी। काफी सुना है मैंने, बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है अटल जी को, और अमृता प्रीतम को। मतलब अमृता। दो दो ऐसे लोग हैं जो जिनको मैं, क्योंकि मेरी हाँ वो तो। कविताएं भी वैसी रहती हैं, तुकबंदी नहीं रहती जिसमें, तो जी तुकान कविताएं मुझे वहां से बहुत पसंद है, और विशेषकर अमृता प्रीतम की कविताएं मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। जी जी। तो देखिए, आज मैं मेरी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि आज हम इतने मतलब प्यारे हमारे जो गेस्ट हैं इनको सुनेंगे। बस हम आखिरी हमारी परफॉर्म मतलब जो गेस्ट है अपराजिता जी, उनको लेते हैं, उसके बाद आपको इन सभी को सुनने का मौका मिलेगा। अभी तो आप इनके विचार जान रहे हैं, बट आप जब इनकी कहानियां सुनेंगे, किससे सुनेंगे, तो आपको और भी मजा आएगा। तो अपराजिता जी। मैं 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा। हाँ जी। मैं जहाँ पे बैठा हूँ बहुत शोर हो रहा है, तो मुझे कुछ 5 मिनट चाहिए एक जगह पहुंचने, मतलब मेरा रूम तक पहुंचने के लिए मुझे 5 मिनट दो, जब तक आप इंट्रो लो मैं 5 मिनट पहुंच जाऊंगा, ठीक है? ओके ओके। थैंक यू। अपराजिता जी। हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो स्टोरी ट्रेंड को थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और मैंने स्टोरी टेलर बनना क्यों डिसाइड किया, वो ऐसा कुछ प्लान नहीं था मेरा कि मैं, इट जस्ट केम आउट कि लाइफ बिकेम अ स्टोरी। तो उस बीच ऐसा हुआ कि आई वाज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम ऑफ माय लाइफ। तो बस उस वक्त जो मेरे साइकोलॉजिस्ट थे, आई वाज गोइंग थ्रू टफ टाइम, तो मैं थेरेपीज ले रही थी। तो उन्होंने मुझे जर्नलिंग करना स्टार्ट करने को बोला था कि लिखना स्टार्ट करो। तो वो लिखते लिखते ऐसा कैसे हुआ कि चीजें पोएटिक वे में टर्न हो गई, वो मतलब इट जस्ट हैपेंड। तो मैंने ये कोविड में लिखना स्टार्ट किया था, और जितनी तारीफ हो रही है उतनी ज्यादा जोर से मैं कुछ हूं नहीं। बट या मतलब इट जस्ट केम टू मी। मतलब ऐसा मेरा कोई बचपन से प्लान नहीं था। मेरी मम्मा लिखती हैं, मेरे नाना जी लिखते रहे हैं, तो वो शायद वो हेरिडिटी में थोड़ा सा कुछ था। जी तो बस ऐसे ही ये स्टार्ट हुआ, और फिर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। परफॉर्म करना जब स्टार्ट भी किया था, तब सिर्फ इसीलिए किया था कि आई वांटेड टू हैव मोर फ्रेंड्स, आई वांटेड टू मीट पीपल। मैं जस्ट रिलेट करना चाहती थी लोगों से कि मेरे जैसे और भी लोग हैं क्या। तो फिर आप जैसे अच्छे लोग मिले मुझे, चाहे वो अंजलि हो, रोहित हो, वैदिक हो, ये सब लोग, हम लोग एक ही कई ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म हैं। तो जी। लाइक और मैं, दैट। और जो व्यक्तित्व आपके जीवन में काफी प्रभावशाली रहा है, अपराजिता जी, आपका नेटवर्क इशू है मे बी कुछ। जो क्या मैं, एम आई ऑडिबल, मैं दिख रही हूँ? हाँ, अब दिख रहा एम आई ऑडिबल? अभी ठीक है? मतलब कुछ ग्लिच है। तो अभी नहीं थोड़ा ग्लिच आ रहा है? ग्लिच आ रहा है क्या? है। हाँ अच्छा, थोड़ा। मुझे 2 मिनट दो, ओके कनेक्ट ओके। करती हूँ, है ना? जी जी जी। हाँ, इसी के साथ, चलिए मैं करती हूँ। ओके ओके, श्योर श्योर श्योर। तो हम शुरुआत करते हैं इसी के साथ। हमारी एक बार ऑडियंस से थम्स अप चाहूंगा कि कैन वी स्टार्ट गाइस? ऑडियंस तो हमारी अच्छी आ चुकी है जी। तो हम आज शुरुआत करते हैं अंजलि जी से। और अंजलि जी को मतलब मैं आज कुछ ऐसा लिख के खास लाया नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी दफ्तर से ही आ रहा हूँ सीधा। क्या है कि जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव रहे कि मतलब दफ्तर जाना पड़ रहा है। लेकिन वो एक शेर मुझे याद आता है कि अदाकारी तो ऐसी थी कलेक्टर बन गए होते, अदाकारी तो ऐसी थी कि एक्टर बन गए होते,
सियासत में गए होते तो लीडर बन गए होते, किसी का हुस्न जादू कर गया था हम पे कॉलेज में, कि किसी का हुस्न जादू कर गया था हम पे कॉलेज में, वगरना जहन तो ऐसा कलेक्टर बन गए होते। तो इसके साथ मैं आवाज देना चाहूंगा अंजलि पांडे जी को कि वो आए और अपनी कहानियां हमारे बीच रखें। म्यूट है अंजलि, आपका म्यूट। ओके, ठीक है, डन। तो काफी रिस्पॉन्सिव जनता और अच्छे होस्ट और साथ में अच्छे लोग सुनाने वाले, तो अगर फहरिस्त की बात की जाए तो उसका सबसे नया और सबसे छोटा नाम जो है तो वो है अंजलि। और इसके साथ ही मैं शुरू करूंगी कि जो मैंने लिखा है वो लिखा है कि इंसान जब सोचता है तो वो क्या क्या सोच सकता है, अच्छा बुरा सही गलत, तो वो क्या सोचता है उसकी भूमिका के अराउंड ही मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। कि ये नज्म है कि मैं सोचती हूँ, तो ये सोच के ऊपर डिपेंडेंट है कि मैं सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि कितना लिखा जा सकता है, मैं सोचती हूँ कि कितना लिखा जा सकता है, अंतर से आवाज उठती है कि जितना सहा जा सकता है, मैं सोचती हूँ कि पानी में कितने गहरे रहा जा सकता है, मैं सोचती हूँ कि पानी में कितने गहरे रहा जा सकता है, जाहिर है कि सीने में सांसों को जितना गहरा भरा जा सकता है, और अधमरे को मौत नहीं, और अधमरे को मौत नहीं, पर जिंदा भी तो नहीं कहा जा सकता है, और तुमने नहीं जिया एक कतरा भी मेरा, तो कैसे किसी को यूं फैसले का हक दिया जा सकता है। सभी तक पहुंच रही है आवाज? मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा है। आप बोल सकते हैं, माइक अपना भी माइक्रोफोन ऑन करके बोल सकते हैं। बिल्कुल आवाज पहुंच रही है और बहुत प्यारी पहुंच रही है। हाँ, तो थोड़ा मुझे ऐसे पता चलता रहे ऐसे। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी आवाज पहुंच रही है। कि मैं सोचती हूँ क्या किसी में रहा जा सकता है, मैं सोचती हूँ क्या किसी में बसा जा सकता है, और अगर ऐसा है, और अगर ऐसा है तो बेशक तुम्हें घर कहा जा सकता है। तो ये रही मेरी नज्म जो अभी मैंने लिखी है। और उसके बाद जो अभी मैंने लिखा है वो ये है कि इंसान अपने सफर में होता है, सबका अपना सफर है, सबकी अपनी जर्नी है, और कहीं हमें सब किसी को कहीं ना कहीं पहुंचना है, और वो जर्नी हमें बनाती है जो हम होते हैं। उसके इर्द गिर्द ही कुछ लिखा है कि वो है कि सफर में मैंने क्या देखा, सफर में मैंने क्या देखा, सफर में मैंने रंगों को धूल देखा, हर एक भूल में खिलता सा एक फूल देखा, गड्ढे में एक अंधेरा कुआं देखा, गड्ढे में एक अंधेरा कुआं देखा, और बाजार में भगवान को देखा, और ये देखा कि तुमने भी देखा, और ये देखा कि तुमने भी देखा, पर धंधा मंदा है, किसे है किसने देखा, मैंने तुम में प्यार देखा, मैंने तुम में प्यार देखा, व्यापार की पढ़ाई की तुमने, तुमने पूरा बाजार देखा, फिर तुमने कोई गैर देखा, मैंने ये भी एक दौर देखा, मैंने पहाड़ को कंकड़ देखा, अच्छा, मैंने पहाड़ को कंकड़ देखा, देखा। नदी में पूरा समंदर देखा, फिर भाग्य देखा, फल देखा, गणित का एक हल देखा, सभी ने अपने अपने सपनों में वो एक सुनहरा कल देखा। सब फ्यूचर की इमेजिनेशन में होते हैं ना, कि सभी ने अपने अपने सपनों में वो एक सुनहरा कल देखा, और उस कल में है जो आज मैंने उनको देखा, कोई भी खुशी से नाच नहीं रहे थे, मैंने चमक में चमत्कार देखा, फिर चमत्कार में अंधकार देखा, फिर बीमारों का एक गांव देखा, फिर बीमारों का एक गांव देखा, लाइलाज का एक घाव देखा, और आती जाती जीत की टीस में जब खुद को स्थायी हार देखा, तो लगा कि सब कुछ बेकार देखा, मैंने सपनों को मरते देखा, मैंने सपनों को मरते देखा, अपनों को पानी में झरते देखा,
फिर खुद में एक बंदर देखा और सब कुछ अपने अंदर देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, क्या बात सही है, है, क्योंकि सब ऐसे मैं देख पा रही थी, सब ऐसे क्लैप सबके। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस समय की कोई पाबंदी नहीं है, हम आपसे एक कहानी और एक नज्म और सुनना चाहेंगे, क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपको, शायद हम मतलब काफी क्लोज सर्कल, और हम अभी तक मतलब एक दूसरे से कभी ऐसा सुन नहीं पाए इस तरीके से। तो मैं चाहूंगा कि आप एक नज्म कोई आपकी और सुनाए, नज्म या फिर जो भी आपका ख्याल हो। तो आपका तो ठीक है, लेकिन और लोग ऐसे सुनना चाहे तो, क्योंकि और लोगों को भी सुनना है ना, लोगों को ऐसा। नहीं, बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है। ऑडियंस एक बार थम्स अप दे दीजिए अपना। हाँ, दिखाई दे रहे हैं हम सब। आ रहे हैं जी। ठीक है, तो ये अरे जो अभी सुनाइए, आप सुनाइए, इसमें कोई फ्लैश लाइट नहीं दिखाई आपको, सुनाइए। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं नया जो अभी लिखा है वो सुनाती हूँ, कि इसका उन्वान है कि हम अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलता। ठीक है, तो जो नहीं मिला, ये उसका उन्वान है। तो उस पे लिखा है कि जब हम कोई इंसान प्यार चाहता है, या जब कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ चाहता है और उसे वो नहीं मिलता है, तो उसका दृश्य कैसा होगा, उसकी पिक्चर कैसी होगी। तो उसे ही मैंने लिखने की कोशिश की है, कि जिन्हें प्यार नहीं मिला। ठीक है, तो ये है कि हाँ, कि मुझे लगता है कि इस जहां में हूबहू प्यार के सरीखे प्यार। हम्म, मुझे लगता है कि इस जहां में हूबहू प्यार के सरीखे प्यार। आसमान सा गुमान सा, आसमान सा गुमान सा, नशे में मजे में, नशे में मजे में, रातों को जागता सा और दिन भर भागता सा, रातों को जागता सा दिन भर भागता सा, हूबहू तुम्हारे मेरे सा। प्यार अगर लिखा है तो वो उन्होंने लिखा है जिन्हें उनके हिस्से का प्यार कभी नहीं मिला। वो जिन्हें कहा गया था कि इन घरों में उनका हिस्सा है, उन घरों की खिड़कियों से उन्हें बस झांक लिया गया और उनके लिए कभी दरवाजे नहीं खोले गए। क्या बात। उन्हें तन्हा, बेसहारा, हताश, लाचार रास्तों पे यूं छोड़ दिया गया बस, कि जिनके बर्फ के शरीर को फिर धूप खाती रही, फिर जिनके बर्फ के शरीर को धूप खाती रही, और रास्ते जिन्हें कभी याद ही नहीं हुए। त्रासदी तो ये है, और त्रासदी तो ये है कि उन्हें ही प्यार नहीं मिला, और उन्हें ही प्यार नहीं मिला जिन्होंने चाहा तो सिर्फ प्यार, प्यार क्या के बात। सिर्फ कुछ नहीं। क्या बात। प्यार के बदले उन्हें क्या मिलता है? प्यार के बदले उन्हें मिलता है इंतजार, वादे, बातें जो कभी काटी ना जा सकी, वो सर्द अंधेरी रातें। रातें मानो हो जैसे कोई जंग, वो रातें मानो हो कोई मनहूस सी सुरंग, और वो रातें मानो हो जैसे कोई दरिया, और दरिया वो जो डुबा लेने वाला था, और दरिया वो जो डुबा लेने वाला था, और अंत में उन्हें ही डूबने के लिए छोड़ दिया जाता है जिन्होंने तैरना कभी चाहा ही नहीं, जिन्होंने तैरना कभी चाहा ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत क्या प्यारा बात। सुन। क्या क्या मेरे बात है एक्चुअली, बहुत बहुत ही प्यारा, बहुत क्या बढ़िया, प्यारा बहुत लिख रही है यार बढ़िया। ये लड़की। मतलब थैंक यू, हम अभी तक इनसे वंचित रहे, एक शहर में होने के बावजूद। इस बात का मैं अभी मुझे अभिव्यक्ति में भी सुनाई थी इन्होंने, बहुत बहुत शानदार रिस्पॉन्स रहा था, बहुत बढ़िया, अच्छा। बहुत नहीं अच्छी नहीं, लिखी। बहुत प्यारे ख्याल लिख रहे हैं, और बहुत ही मतलब मैं बहुत आगे आपको देख पा रहा हूँ, और बहुत अच्छा लिख दिया। और इसी शुभकामनाओं के साथ आपको विदा करते हैं कि आप बहुत जल्दी बहुत आगे मैं आपको देख पा रहा हूँ, जैसे कि अमनदीप सर के साथ तो आपको देखने वाले हैं बहुत जल्दी। की फेहरिस्त में बड़े बड़े नाम है, उनकी तरफ देख लेते हैं अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम बढ़ते हैं रुचिता अय्यर जी की ओर, जो बेंगलोर से आती है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि नितिन मोहन जी, जो हमारे एक फिफ्थ पार्टिसिपेंट थे, वो जस्ट अभी ज्वाइन किए। तो नितिन मोहन जी, क्या आप यहीं हैं? नमस्कार सभी को। जी, तो नितिन मोहन जी हमारे बेंगलोर से हैं। ये जैसा हमारा इंदौर में बोल का मंच चलता है, वैसे मैं
बैंगलोर में काव्य मंच से बड़ा मैंने नाम अभी तक देखा नहीं है, और जो इनकी कम्युनिटी है बहुत ही प्यारी है। और ये स्टोरी टेंट एक दरअसल में एक टेंट है जिसमें हम काफी सारे मतलब ऐसे जैसे कि एक बोल संस्था हमारे साथ में जुड़ी हुई है, काव्य मंच जुड़ी हुई है, तो कुल मिला के हमने सभी को एक आश्रय दिया हुआ है कि हम सब मतलब वी आर नॉट कॉम्पिटिंग विद ईच अदर, वी आर टुगेदर टू बिल्ड अ कम्युनिटी। तो हमारे बीच में हमारे भाई नितिन जी है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना एक छोटा सा, इससे पहले एक हमने वो किया था कि आपने इस मतलब साहित्य की जर्नी को कैसे स्टार्ट किया, और वो कौन सा ऐसा व्यक्तित्व था जिसका आपका जीवन में काफी प्रभाव रहा। तो बहुत बहुत मैं आपसे शुक्रिया चाहता हूँ। वैदिक, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस लायक समझने के लिए। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में जोड़ा। काफी जी। बड़े बड़े और काफी भावी अनुभवी कलाकार हैं इसमें, तो सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। हाँ जी। और मेरा ऐसे कुछ खास परिचय है नहीं, खास है मेरा तो कुछ भी परिचय ही नहीं है। तो मैं ये वैसे आपको अपने बारे में बेसिकली मैं बेसिकली लखनऊ उत्तर प्रदेश से आता हूँ, और पिछले कुछ 2 साल से बैंगलोर में यहाँ पे एज अ साइंटिस्ट कार्यरत हूँ। और 1 साल से मैं अपनी छोटी सी संस्था जो लोगों के माध्यम से बड़ी हुई है, जैसे वैदिक भाई ने बोला, तो वो चलाता हूँ। उसका नाम भी काव्य मंच ही है। हमारा नाम सिर्फ काव्य मंच है, बट हम बहुत सारी अलग अलग जो विधाएं हैं, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी है, म्यूजिक है, सभी को साथ लेके चलते हैं, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है। तो मेरी मुलाकात वैदिक से इसे कुछ पिछले साल मेरे तीसरे या चौथे ओपन माइक में हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वही है। और रही बात साहित्य की जर्नी, तो ऐसा कोई नहीं मेरे जीवन में, ऐसा कुछ भी इंसिडेंट नहीं हुआ है कि सडनली मुझे एनलाइटमेंट हो गया कि नहीं मुझे अभी पोएट्री लिखनी, कुछ नहीं। बचपन से सुनने में अच्छा लगता था। हाँ, छोटा सा वाक्य है कि मैं 12वीं क्लास में था, तो मैं बेहद शर्म से बोलना चाहूंगा कि मैंने हिंदी की ट्यूशन लगाई थी पास होने के लिए। लोग ऐसे पास हो जाते हैं, मैंने ट्यूशन लगाई थी। तो अच्छा, जो इसीलिए हमारे बैंगलोर टीचर गए थे, आप, हिंदी से थोड़ा सा आपको दूरी कर दी, ऐसा तो तो उन टीचरों उन्हें मुझे खासकर सूरदास के दोहे बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो मेरा साहित्य की रुचि मेरी वहीं से जागृत हुई है। और उसके बाद तो मतलब फिर थोड़ा बहुत कभी कभार लिख लेते हैं, बस यही था मेरा इंट्रो। चलिए, तो आपको सुनते हैं हम। तो इसके आप ही मतलब मैं चाहूंगा कि आप ही सुनाए आपकी जो आप कहानी, या फिर आपकी जो भी। वैसे अच्छा। आज का कार्यक्रम स्पेशली कहानियों के लिए किया गया है, क्योंकि हम हाँ, स्टोरी तो टेंट मैंने के सानिध्य में कार्यक्रम कर रहे हैं। वैसे तो मैं कविताएं लिखता हूँ, गजल भी लिखता हूँ। मतलब हिंदी में अगर कहें तो कविताएं, उर्दू साहित्य में चला जाए तो गजल। बट कहानियां मैंने लिखी बहुत ही दिमाग में, बहुत ही पहली बार मैंने कोई कहानी अच्छे से, जो कहानी की जो टेक्निकलिटीज है उनको समझ के वर्ड्स में जो मैंने पिरोया है, तो मैं एक कहानी शुरुआत करना चाहूंगा। थोड़ी सी संजीदगी है इसमें, कुछ भी हंसी का नहीं, बस एक शायद सीरियस कहानी है, और मैं आखिरी में बताऊंगा भाई क्यों है। तो ये बात है सन 2006 की। तब मैं 6ठी क्लास में हुआ करता था। वो जमाना जब न इंस्टाग्राम था न फेसबुक था। तो फेसबुक आ चुका था, पर शायद इंडिया में उतना ग्रोथ नहीं थी, तो उस बात में। और 6ठी क्लास के बच्चे काफी मासूम से होते हैं, शर्मीले से, अपनी बात को आसानी से सबके सामने नहीं रख पाते, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो अपने खुद के पेरेंट्स हो। और मैं बहुत टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से था। लेकिन उस उम्र में एक चीज होती है जिसे हम बच्चे भगवान से भी ऊपर मानते हैं, और वो होते हैं हमारे माँ बाप, पेरेंट्स। घर के अंदर तो एज यूजुअल माँ ही सब कुछ होती है, हम माँ को बहुत बड़ा मानते हैं। तो कि घर के अंदर माँ होती है सब कुछ। पानी भी अगर हम पीते हैं तो माँ से पूछ कर ही पीते हैं, और गलती भी माँ हमारे छुपा ले जाती है। और घर के बाद बाहर होते हैं पापा। पापा एक ऐसा किरदार है हमारी लाइफ में, हमारे सभी के जीवन में, जो काफी अंडररेटेड रहा है। सो मेरे पापा मेरे सुपर हीरो। और इस कहानी का जो शीर्षक है वो है कि उस दिन मेरे पापा ने मुझसे सॉरी बोला। तो मैं शुरू करता हूँ कि बात 2006 की है, जब मैं 11 साल का था और 6ठी क्लास में था। एक मासूम सा शर्मीला सा बच्चा। उस उम्र में ना मोबाइल थे ना इंस्टाग्राम। उस उम्र में जो अगर सब कुछ था वो थे हमारे माँ बाप। लेकिन घर के अंदर माँ सब कुछ होती है, जिसे हम भगवान से भी ऊपर मानते हैं। पानी भी माँ से पूछकर पीते हैं, वो माँ हमारी सारी गलतियां छुपा लेती है। और घर के बाहर होते हैं पापा। पापा एक सुपर हीरो। हमें भी लगता था कि मेरे पापा दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं। उनके पास दुनिया की हर मुश्किल का समाधान है, उनके पास दुनिया की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। पैसे हैं या प्रॉब्लम है, पापा हैं तो सब ठीक कर देंगे। तो हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट था, उसका नाम था पुस्तक कला। उसका प्रैक्टिकल होना था, 3-4 घंटे का सेशन था। टीचर ने हमें बहुत सारा सामान लाने को कहा, जैसे गोंद, गत्ता, स्केच पेन, रंगीन आर्ट, अबरी, बासी कागज और बहुत सारा सजावट का सामान। रात को खाने के वक्त मैंने डरते डरते अपने पापा से कहा, पापा कुछ बात करनी है।
हाँ बोलो ना। मैं कल कल मेरा कॉलेज में स्कूल में मेरा पुस्तक कला का प्रैक्टिकल है। मैं उसके लिए आपसे कुछ सामान मंगवाना चाहता हूँ। अच्छा पापा, ये सारा सामान चाहिए वरना नंबर कट जाएंगे। पापा ने मेरी बात सुनी और बोले ठीक है, तुम स्कूल चलो, अभी तो काफ़ी रात हो गई है, मैं वहाँ सामान लेकर पहुँचता हूँ। और मुझे क्या लगा गेम ओवर, मेरे पापा हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, वो सारा सामान ले आएंगे। तो अगले दिन मैं सुबह स्कूल पहुंचा, सारे बच्चे अपने अपने सामान लेके आए और 10 बजे हमारा प्रैक्टिकल शुरू हो गया। मेरी आंखें दरवाजे पर ही गड़ी थी, मैं अपने पापा का वेट कर रहा था कि पापा अब आएंगे। 10 बजा, 10 से 11 हुआ, 11 के 12 हुए, लंच टाइम हो गया, प्रैक्टिकल खत्म हो गया। मेरे टीचर ने कहा ठीक है, हम तुम्हारा लंच के बाद प्रैक्टिकल कंडक्ट करवा लेंगे, आए तुम अपने पिताजी का वेट कर रहे हो तो कर लो। 1 2 3, 4:30 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं देखता हूँ कि मेरे पिताजी आ रहे हैं, पर ये क्या, उनके हाथ खाली थे, उनके हाथों में कुछ नहीं था। और उन्होंने मुझे देखा और मैं उनके हाथों को देख रहा था और उन्होंने आते कहा सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे प्रैक्टिकल का सामान नहीं ला पाया। मैं चुप था कि आज मेरा सुपर हीरो कैसे फेल हो गया। मैं एकदम काटो तो खून नहीं वाली हालत में था कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। आज मेरे पापा जिनको मैं सुपर हीरो समझता था कि उनके पास हर मुश्किल का समाधान, आज वो कैसे फेल हो गए और वो भी इतने ज़रूरी वक्त पे। पापा फिर मेरे टीचर से बात करने लगे। टीचर ने मेरे पापा को डांटा कि आप ये कैसे कर सकते हैं, बहुत कुछ कहा। पापा नजरें झुकाए सब सुन रहे थे, तो अचानक वो पलटे और बोले सर ये बहुत महंगा सामान है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं बहुत ही दोयम दर्जे परिवार से आता हूँ, मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के पैसे नहीं है, मैं सामान कहाँ से लाऊंगा। मेरे पापा कुछ पहले दुखी थे, फिर थोड़े गुस्से में बोले। और वो जो टीचर थे वो हमारे ही मोहल्ले के थे, उनको हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में पता था। तो उन्होंने मेरे पिताजी की बात समझी और बोले ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। 2 मिनट के बाद वो वापस आए और मेरे पापा के हाथ में कुछ पैसा थमाते हुए बोले कि सर ये लीजिए पैसे और जाइए सामान लेके आइए, हम आपके बच्चे के लिए प्रैक्टिकल दोबारा करते हैं ताकि आपका बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। मेरे पिताजी ने उन पैसों को देखा और बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही सरलता के साथ नहीं सर, ये पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता। तो उन्होंने बोला अरे आपके लड़के की ज़िंदगी का सवाल है, फेल हो जाएगा, ये फाइनल एग्जाम है, आप कुछ कीजिए, आप मुझे उधार समझ के ले लीजिए, कल वापस कीजिएगा। तो मेरे पिताजी बोले नहीं सर, अगर मैंने पैसे आज आपसे ले लिए तो मेरा बेटा सोचेगा कि उस पर आई हुई हर मुश्किल का समाधान कोई ना कोई तो कर ही देगा, कि उसको और जिससे ये मेहनत नहीं करेगा। और यदि मैंने आपसे आज पैसे ले लिए तो ये इसी सोच में रहेगा कि ये नहीं तो वो कोई ना कोई मदद इसी कर देगा और ये मेहनत करना छोड़ देगा। और जब कल ये सामान मैं खुद अपने पैसे से लाऊंगा तभी समझेगा कि मेहनत की क्या कीमत है। और मैं मानता हूँ कि मेरा लड़का आज फेल हो सकता है, पर अगर मैंने आपसे पैसे ले लिए तो ये ज़िंदगी के मुकाम में भी फेल हो जाएगा। पर यदि अगर मैं कल सामान कल या परसों लेके आता हूँ तो ज़रूर आज फेल हो जाएगा, मगर कल जीवन के इम्तिहान में वो ज़रूर पास होगा। इतना बोलकर मेरे पापा मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरा बस्ता उठाते और मैं चला जाता हूँ स्कूल से। मुझे लगा अब तो मैं फेल हो गया। अगले दिन मैं सुबह उठता हूँ, स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब तक मेरे पीछे से आवाज़ आती है बेटा रुको। मैं देखता हूँ मेरे पिताजी मेरे हाथ में एक थैला थमाते हैं पॉलीथीन का, उसमें वही सारा सामान था जो मैं कल स्कूल नहीं ले जा पाया था। शायद मेरे पापा ने किसी से उधार लिया होगा या रात में नाइट ड्यूटी करी होगी, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया था, पर कहीं से वो सामान लेके आए, सुबह लेके आए। अगले दिन मैं स्कूल गया, टीचर ने भी संयमता से और ईमानदारी से थोड़ी दयालुता दिखाते हुए मुझे वो प्रैक्टिकल दोबारा करने दिया और मैं वापस फेल हो गया। उस दिन मेरे पापा ने मुझे सॉरी बोला। थैंक यू। बहुत बहुत प्यारा, मतलब आपने सबको गमगीन कर दिया है और अपने पिताजी के संघर्ष याद दिला दिए। एक मुझे बहुत प्यारा शेर याद आया है कि रिश्तों, ये आपको ही नजर किए, रिश्तों की क्या कशा सरे बाजार बेचकर, घर को बचा लिया दरो दीवार बेचकर, दौलत की भूख हमको कहाँ लेके आ गई, हम महतरम हुए भी तो किरदार बेचकर, और वो शख्स सूरमा है मगर बाप भी तो है, रोटी खरीद लाया है तलवार बेचकर। बहुत बहुत प्यारा वाह नितिन, क्या बात है, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। तो मतलब बहुत बहुत प्यारा लिखा है आपने और आपने सबको गमगीन कर दिया। और मैं आपके लिए आशा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये रोहित भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा
नितिन मोहन जी है, ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम बेंगलोर में करवाते हैं। और हाल ही में इनके जो कार्यक्रम थे उसमें हमारे चिराग शर्मा जी इनके कार्यक्रम में परफॉर्म करके गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो साहित्य जगत का बहुत बड़ा नाम, और बहुत प्यारा लिख रहे हैं आप। मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा ही लिखते रहे, ऐसे ही प्यारे प्यारे कार्यक्रम कराते रहे, और साहित्य के साथ खुद भी जुड़े और पूरी कम्युनिटी को भी जोड़े। बहुत धन्यवाद आने के लिए। मैं रुचिता जी की ओर बढ़ना चाहूंगा। तो रुचिता जी। तो हेलो, नमस्ते। मेरा नाम रुचिता है। मैं दरअसल भोपाल से हूँ, पर मैं जॉब बैंगलोर में करी हूँ, तो पिछले सालों से मैं इधर ही हूँ। ओके। जी, तो मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। तो मेरी कविता, एक्चुअली मैं दरअसल कविताओं से ज्यादा कहानियों से ज्यादा कविताएं लिखती हूँ। तो ये भी मेरी कुछ कविता है जो मैं सुनाना चाहती हूँ। तो मेरी इस कविता का नाम, हमारी आज की महफिल कहानियों की है, तो आपको कहानी जरूर सुनाना है। जी मैं कोशिश करूंगी। जी ओके। जी, तो इसका शीर्षक है बस चले आना। मैं शुरू करती हूँ। किसी खूबसूरत शाम में उस उगते हुए चांद की तरह आना, तो उन अंधेरों में डूबे उस खिलते तारे की तरह आना, तुम मंदिर में जलते उस शाम के दिए की तरह आना, तुम बस चले आना, तुम चाहे शाम हो, अंधेरा हो या हो रोशनी, ऐसे आना जैसे सूरज को ढलते देख चांद आता है, जैसे हवाओं में खुशबू महका कर बरखा आती है, जैसे समंदर में हलचल उठकर लहरें आती है, जैसे पतझड़ के बाद हरियाली आती है, जैसे पलाश के फूलों के खिलने से होली का आगाज होता है, जैसे अदरक के पड़ने से चाय महकती है, जैसे ठंडों में ओस पड़ती है, तुम भी चले आना, कुछ सफेद और नीला लिबास पहनकर बस चले आना, ना कोई दस्तक देना, ना कोई वजह कहना, बस आ जाना, एक त्योहार की तरह, एक मौसम की तरह, एक उम्मीद की तरह, एक राहत की तरह, एक आस की तरह, एक शायरी की तरह, एक नई आदत की तरह और एक नई इबादत की तरह, बस चले आना, आ जाना कि वो राह उस मंजिल तक पहुंच सके, आ जाना कि वो दिल किसी के हम सफर तक पहुंच सके, कि बस तुमसे ज्यादा तुमसे इश्क निभा सके, कि तुमसे ज्यादा तुम्हारे मोहब्बत की मौसीकी हो सके, जो हो, जितना हो, जैसा हो, बस चले आना, जैसा इंतजार राधा को था, जैसे इंतजार पार्वती को था, जैसे इंतजार सीता को था और जैसे इंतजार मीरा को भी था, बस वैसे चले आना, इस बार बस बेवजह चले आना। बहुत बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। कुछ और भी सुनाना है? जी। कहानी। कहानी, कहानियां तो इतनी नहीं देखिए, है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि हम आप सभी को लेके, आज से पहले हमारे बीच में रोहित भाई है, अपराजिता दी है, अंजलि है। आज से पहले आप खुद को स्टोरी टेलर बोल रहे थे, लेकिन अब हमारे स्टोरी टेंट में आने के बाद आप खुद को ऑथर भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप जो आज यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वो उनमें से एक कहानी, और बाकी आपकी जो 2 कहानियां रहेगी वो हम पब्लिश कराएंगे बाय स्टोरी टेंट। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक एक अपनी कहानियां जरूर सुनाएं, क्योंकि आज की शाम हमने कहानीकारों के लिए ही सजाई है। कहानियां तो मुझे ढूंढनी होंगी, क्योंकि कहानियां मैं इतनी लिखती नहीं हूँ। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, आप कुछ जी और जी सुना दीजिए। जी, बिल्कुल। ये मेरी फेवरेट है, ओके। इसे मैं, जी, इसका जरूर, फिर तो शीर्षक, जरूर सुनाइए। इसका शीर्षक स्त्री है। स्त्री, स्त्री का अर्थ ही मर्यादा का स्वरूप होता है। स्त्री शांति की प्रतीक है। स्त्री समर्पण की मूरत है। स्त्री धैर्य का आदर्श नाम है। स्त्री प्रेम का दूसरा नाम है। यूं ही नहीं, स्त्री को इतना मान दिया गया है। स्त्री बिन संसार नहीं, स्त्री बिन कोई सार नहीं। चाहे वो माँ का रूप हो जो बेहद पूजनीय और प्रेम से परिपूर्ण होता है,
चाहे वो बहन का रूप हो जो निस्वार्थ भाव से भरा होता है, चाहे वो बेटी का रूप हो जो अपने प्यार और दुलार से संसार भर देती है, चाहे वो प्रेमिका का रूप हो जो अपने मोहब्बत के रंग से सब सुंदर कर देती है, चाहे वो एक आम स्त्री हो जो अपनी मुस्कान से सब रोशन कर देती है। एक स्त्री देवी का रूप होती है, एक स्त्री हर रूप में संपूर्ण होती है। स्त्री को आंका नहीं जा सकता, स्त्री को तोला नहीं जा सकता, स्त्री को सिर्फ निभाया जा सकता है, प्रेम से, सम्मान से और भरोसे से। इसीलिए स्त्री हर आत्मा में, हर सांस में, हर आहट में और हर एहसास में संपूर्ण है। स्त्री आत्मनिर्भर है, स्त्री प्रभावशाली है, स्त्री स्वयं एक धर्म है, प्यार उसकी जाति है, त्याग उसका उपनाम है और दिव्य उसका नाम है। थैंक यू। आपकी आवाज नहीं आ रही वैदिक जी, आप म्यूट है शायद। बहुत बहुत प्यारा लिख रही है रुचिता जी। मैं पहली बार आपको सुनने का सौभाग्य मिला। मेरा पहली मैं बार स्टोरी सेंट पे। जी जी जी, मैं बैंगलोर में काफी इवेंट्स में गया, लेकिन आपका शायद हमारा ऐसा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन बहुत प्यारा लिख रही है और मैं आशा करता हूँ कि आप और प्यारा आगे भी लिखते रहेंगे ऐसे। माशाअल्लाह रुचिता। हर्ष हिमांशु गोयल जी का आ गया, शायद आपके ही मित्र हैं। तो चलिए, तो इसी के साथ कि दिल के बहलाने, एक एक बहुत ही प्यारा अपनी स्त्रियों को सुना कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं हमारे अगले आर्टिस्ट जो कि मेरे बहुत ही खास हैं, हमारे भाई रोहित शर्मा जी की ओर बढ़ना चाहूंगा कि सर आप यही हैं? बिल्कुल यही हूँ, प्रकट एक होता था बस। चार लाइनें भाई साहब के लिए, या आपके लिए ही वो है कि तुमको भी बस उनसे मिलना होता है जिन लोगों से मेरा झगड़ा होता है, वाह। तुम मेरी दुनिया में बिल्कुल ऐसे हो तुम काश मेरी में जैसे दुनिया। हुक्म का इक्का होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। तो इसी के साथ हमारे भाई रोहित भाई को बुलाना चाहूंगा मैं। तो आज बहुत बहुत सभी को नमस्कार। मैं पहली बार शायद बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ, और कहानीकार बनना एक बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, पर आज मैं बन जाऊंगा। मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिन्हें हम पूरी तरह से कहानियां तो नहीं कह सकते, पर कहानियों का एक हिस्सा जरूर कह सकते हैं। तो एक कहानी है, मैं जल्दी समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करता हूँ। तो कहानी का जो शीर्षक है वो इन द एंड है, मतलब जो आखिर में एक प्रेम, हम लोग जब प्रेम में होते हैं और प्रेम जब आखिर पड़ाव में होता है, जब हमारा प्रेम हमसे छूट रहा होता है, तब उस प्रेम को छूटते वक्त हम जब देखते हैं तो उसमें क्या क्या संभावनाएं, स्थितियां बन सकती हैं, हम वो कहानी की तरफ है। इस कहानी का शीर्षक है इन द एंड। आप सुनिएगा और एक सफर पर चलिएगा, और मैं आखिरी में आप तक एक क्वेश्चन छोड़ दूंगा। मेरी कहानियां, कविता हमेशा एक सवाल पूछती हैं, तो वहीं वहीं मैं एंड करूंगा, ठीक है। तो आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। मैं थोड़ा देख के पढ़ रहा हूँ वैदिक भाई, क्योंकि कहानियां मैं पढ़ता नहीं हूँ। नहीं नहीं, निसंदेह पढ़िए। आप सभी को समर्पित, भूल चूक माफ। हमारे रिश्ते के आखिरी समय में हम दोनों संवादहीन हैं। तुम्हारी अपेक्षाएं मुझसे थी और मेरी अपेक्षाएं तुमसे, पर दोनों ने एक दूसरे की अपेक्षाओं के विरुद्ध में काम किया। उस दिन तुम्हारा संवाद शून्य था और मेरा मेरा ना पूछो तो अच्छा। तुम्हें दरवाजे के पास खड़े देख मैं सोच रहा था कि जिस तरह तुम उस दरवाजे को अपने नाखूनों से खरोच रही हो, तब कोई द्वंद तो तुम्हारे भीतर जरूर चल रहा होगा। मुझे आखिर तक समझ में नहीं आया कि तुम्हें रिश्ते में खला क्या। मैंने जब जब तुमसे जानना चाहा, तब तुमने कह दिया कि मैं बहुत अच्छा हूं, बस तुम इस रिश्ते में नहीं रह सकती। फिर शक के तौर पर मैं ये सोच लेता था कि शायद कोई और होगा जिसके कारण तुम ये सब कर रही हो। परंतु जब भी मैंने इस बारे में खोज खबर की, मेरा शक मेरे पास खाली हाथ ही लौट आता था। माँ से सुनता रहता था, कुछ रिश्ते दुनिया में अचानक खत्म हो जाते हैं। उनके खत्म होने पीछे कोई वजह नहीं होती। जरूरी नहीं रिश्तों के खत्म होने के पीछे सिर्फ दुख या होती लड़ाइयां हो।
कभी कभी ज्यादा खुशियां भी रिश्तों को खत्म कर देती हैं। कहते हैं अच्छे रिश्तों को किसी की बुरी नजर लगते देर नहीं लगती। तुम दरवाजे को खरोच कर पहली बार अपने नाखून खराब कर गई, परंतु जुबान से कुछ ना बोली। तुम्हारे जाने के बाद जब मैंने दरवाजा बंद किया, तब मुझे अकेलेपन की मनोसियत का पहला एहसास हुआ। और आज भी दिल के भीतर उसी एहसास को लिए जीवन की एकल यात्रा कर रहा हूं। एकल यात्रा करना असंभव नहीं है, परंतु मुश्किल है, जैसे हिमालय से पार पाना। धन्यवाद। तो ये एक कहानी आप तक पहुंचाई मैंने। अगर एक एक स्पेशल फरमाइश है। हाँ बताइए। क्या क्या राम के आंखों में भी आंसू आ सकते? हाँ, मैं बिल्कुल वो सुना दूंगा। तो एक और कहानी मैं सुनाता हूँ, आप तक पहुंचाता हूँ। एक हिस्सा होता है जिंदगी का जिसको हम कभी भूल नहीं पाते हैं, और हमारे लिए वो ट्रॉमा जैसा बिहेव करता है। मतलब हम उससे बाहर नहीं आ पाते चाह कर भी। तो मैंने एक कहानी को मोड़ दिया था, दी हॉल करके। तो हॉल का दृश्य है, आप उससे पहुंचेगा कि हॉल में आप लोग हैं, मतलब दो प्रेमी हैं जो हॉल में हैं, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो सुनिएगा, इसके बाद मैं राम के वो कविता जो आप बोल रहे हैं उससे पूछता हूँ। तो इस कहानी का शीर्षक है दी हॉल। हॉल की सारी कुर्सियां खाली हो चुकी थीं, सिवाय मेरी और तुम्हारी कुर्सी के। आंखों के सामने चल रहा नाटक भी खत्म हो चुका था, और इसी के साथ हमारे रिश्ते का आखिरी पड़ाव भी। परंतु हम दोनों को ही अपनी अपनी कुर्सियों परंतु हम दोनों ही अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ना नहीं चाह रहे थे, या मैं कह सकता हूं कि एक दूसरे को, और उस रिश्ते को जिसकी नींव सालों पहले इसी हॉल में हुए एक नाटक से रखी गई थी। दिन सोमवार था जब तुमने अपने हाथों में रची मेहंदी मुझे दिखाई थी। इससे पहले तुमने कभी मुझसे उस लड़के का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि तुम जानती थी कि मैं तुम्हारे प्रेम में पागल था। अगर तुम मुझे ये सब पहले बता देती तो शायद मैं तुम्हें ये करने से बहुत बार रोकता। बात फिर हम दोनों के घर तक जाती, और फिर बात बिगड़ने में देर ही कितनी लगती है। तुम्हारे हाथों की मेहंदी पर जब मेरे और तुम्हारे आंसू साथ पड़े, तब मेहंदी का रंग कुछ ज्यादा ही निखर गया। तुम अपना दर्द रो रही थी और मैं मेरा, परंतु दर्द दोनों का था, एक सा, बराबर सा। कहने और समझने को कुछ नहीं रह गया था। रिश्ते के धागे में अचानक गांठ सी पड़ गई थी, जिसे ना तुम खोल सकती थी और ना ही मैं। आज भी इस हॉल में न जाने क्यों नाटक के खत्म होने के बाद भी घंटों अकेला बैठा रहता हूँ। जब तक चौकीदार आकर तुम्हारी यादों से मुझे बाहर नहीं लाता है, तब तक मुझे यही महसूस होता है कि तुम अब भी मुझे थामे बैठी हो, मुझसे सटकर, मेरे कंधे पर सर रखकर, अपनी आंखों को बंद किए। क्यों बैठी हो ना? धन्यवाद। बात है, क्या बात। मतलब रोहित भाई अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं और उसमें ये सुनाना बड़ी बात है, हिम्मत की बात है। भाभी सुन रही है आपकी बात में, वो बात करेगी, बाद में सवाल होंगे बाद में थोड़ा आपका होगा, वो आप संभाल लेंगे, मैं समझ सकता हूँ। मैं कोई बात ठीक है, कर लेंगे। मैं वो उस कविता की तरफ बढ़ता हूँ जिस कविता का जिक्र, वैसे मैं कविताओं के लिए ही जाना जाता हूँ ज्यादातर, तो मैं उस कविता की तरफ बढ़ता हूँ जहाँ वैदिक भाई जो कविता सुनना चाहे थे। देखिए, हम लोग अपने जीवन में जब कष्ट भोगते हैं या दुख भोगते हैं, तो हम लोग उसको अपने आंसुओं के द्वारा या किसी भी संवेदनाओं को एकत्र करके दिखा देते हैं। हमारे पास दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, पर जिसे हम ईश्वर मानते हैं, हम ईश्वर से हमेशा अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे दुख को बांटे, वो हमारे दुखों को कम करे। अगर उस ईश्वर को किसी दिन दुख आ जाए, तो क्या वो रो सकते हैं? क्या उन्हें भी आंसू आ सकते हैं? क्या वो भी अपना दुख दिखा सकते हैं? मतलब ईश्वर परम शक्तिशाली होता है, तो वो तो दुखों को किसी भी तरह हटा सकता है। पर ऐसे क्षण आ जाए जब ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, भाग्य का लिखा बदल नहीं सकता, तब उस वक्त एक प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर को भी या भगवान को भी आंसू आ सकते हैं? अब इसमें मैंने राम जी को जोड़ा है, और इस कविता का शीर्षक है आंसू राम के। तो उसमें प्रश्न है और आखिर में उत्तर है। हम वहां तक पहुंचते हैं कि सीता की खोज में राम जब बस चल दिए कि सीता की खोज में राम जब बस चल दिए, उस घटना ने बहुत प्रश्नों को बल दिए। क्या राम भी अपनी पत्नी को खो सकते हैं? क्या राम भी अपनी पत्नी के बिछड़ने पर रो सकते हैं?
ये ऐसे ऐसा देखा जाए, क्योंकि हम भगवान राम को ईश्वर के रूप में पूछते हैं, आज भी पूछते हैं, पहले भी पूछते थे कि क्या ईश्वर भी अपनी पत्नी के को खो सकते हैं, क्या ईश्वर भी अपनी पत्नी के विषरण में रो सकते हैं। जिस राम पर हम सबको नाज है, जो लिखा गया है वह कल है आज है, जिन दोहों को हम पढ़ते हैं, जिन चौपाइयों से उम्मीदें करते हैं, जिस राम को हम भजते हैं, किससे जिसके आज भी धरा पर सजते हैं, क्या उस राम को भी दुख सता सकते हैं, क्या उन राम की आंखों से भी आंसू आ सकते हैं। जब इतना बड़ा भगवान का टेक्सचर, मतलब भगवान इतने बड़े रूप में हमारे सामने हो, जिन्हें हम हजारों करोड़ों साल बाद भी पूज रहे हैं, तब ये क्वेश्चन उठ रहा है, क्या उन राम को भी दुख सता सकते हैं, क्या उन राम की भी आंखों में आंसू आ सकते हैं। अभी प्रश्न है, अब इसका जवाब सुनिए। प्रश्न कठिन है, जवाब सरल है, जो ढल जाए हर साचे में उस तत्व का नाम तरल है। तब राम भी तो तरल थे, क्योंकि सत्ता के 14 वर्ष वनवास से तो सरल थे। प्रकृति के नियमों को बांधकर पत्थरों के पुल से समुद्र लांघकर, प्रकृति के नियमों को बांधकर पत्थरों के पुल से समुद्र को लांघकर, हंसते हुए दुखों को गले लगाकर, केवट की नाव को अपनाकर, शबरी के झूठे बेरों को खाकर, पिता के वचनों को 14 वर्ष निभाकर, हनुमान के हृदय पर विजय पाकर, क्रोधित लक्ष्मण को साथ कर, सीता की छवि मात्र के लिए लंका ढाकर, राजा होकर भी जो साधारण पुरुष का किरदार निभा सकते हैं, उस राम की भी आंखों से आंसू आ सकते हैं, उस राम की आंखों से। ये कविता बहुत 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 प्यारा भैया, बहुत प्यारा। अगर टाइम हो वैदिक तो मैंने कुछ बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का, सुन रहे हैं इतने अच्छे से। हाँ जी। अब पहली बार ऑनलाइन में अटेंड कर रहा हूँ। वैदिक भाई ने, मेरे पास बहुत बार ऑनलाइन का आता है, पर वैदिक भाई ने चूंकि भेजा था, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई को तो मना नहीं किया जा सकता, सबको किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। मुझे इतना विश्वास है कि वैदिक सब कुछ अच्छा ही करेगा। जी जी, बस बहुत ज्यादा नहीं हो गया आज के? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी। एक वैदिक भाई लास्ट मैं सुना रहा हूँ, कुछ नया लिखा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आप सुन रहे हैं। तो ये सुनिएगा कि ये एक मतलब मैंने इसको एक तरह से मिक्सचर किया है कि एक 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 पुरुष है जो अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता है, और वो अपने प्रेम के लिए, प्रेमिका के लिए भगवान से लड़ने जा रहा है। हम लोग होता है ये कि तो आप कवर अप कर रहे हैं पिछली वाली कविता को। हाँ, वो हो सकता है कि अपराजिता बचा लेगी मुझे, जहां से भी बचाना हो। अपराजिता बहुत इसमें बहुत ज्यादा, उसको क्या बोल सकते हैं, एक तरह का अनुभव है। हाँ। तो अपराजिता बचा लेगी, वो सब कुछ कर लेगी। तो ये ऐसा है कि प्रेमी जो होते हैं अक्सर फूलों की दुकान से फूल खरीद कर देते हैं, या फिर बागानों से फूल खरीद कर देते हैं। तो ये जो प्रेमी है, ये भगवान के चरणों से पुष्प उठा के अपने प्रेम को दे रहा है, और वो विनती कर रहा है कि तुम मेरे साथ जो करना है कर लो, पर उसके साथ भी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी थॉट वो ये दे रहा है, क्योंकि ये समझाना जरूरी है कविता सुनाने से पहले, दूसरी थॉट वो ये दे रहा है कि मैं जैसा हूं, या आप मुझे जैसा बनाना चाहते हो मैं तो बन जाऊंगा, पर दूसरे प्रेमियों से आप अपेक्षाएं रखते हो तो वो गलत है। तो उसके लिए भी आपको झुकना पड़ेगा। तो वो ईश्वर से जो लड़ाई है उसकी, वो ईश्वर से बात कर रहा है। आप सुनिएगा आप आखिरी कविता मेरी। देव चरणों से उठाकर पुष्प प्रेम समर्पित कर दिए। अच्छा। देव चरणों से उठाकर पुष्प प्रेम समर्पित कर दिए, प्रेम बचाने को ही सही मैंने देवों से युद्ध लड़ लिए। हे देवों की इच्छाएं कि हम उनमें समर्पित हो जाएं, भाग्य अपने कदमों में रख जग अर्पित हो जाए। ये देवों की इच्छाएं हैं, ये देवों की इच्छाएं हैं। तो अब वो प्रेमी क्या बोल रहा है कि आपकी इच्छा है कि हम आप में समर्पित हो जाए, यज्ञ अर्पित हो जाए। तो अब वो जवाब दे रहा है देवों को कि हे समर्पण की भावना प्रभु, किंतु एक चिंतन करना होगा। व्यर्थ प्रेमी मारा जाए उससे पहले प्रभु मंथन करना होगा। स्वीकार हमें अपनी हार, किंतु उसकी कैसे स्वीकार करें। अगर आप लोभी हो जाएंगे तो कैसे आपसे व्यवहार करें। अब वो वापस अपनी प्रेमिका से लड़ रहा है कि मुझे मेरी हार स्वीकार है, पर अब उसको भी हरा दोगे तो आपसे व्यवहार कैसे करे। और फिर आगे बता रहा है वो कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, पर मुझे आगे का किसी का पता नहीं। तो वो आगे जा रहा है, क्या बोल रहा है कि शोक का जग संपूर्ण आपको, चलो हम विचरण कर जाएंगे, परंतु प्रश्न है कि बाकी प्रेमी कैसे खुद को अर्पण कर पाएंगे। जो ना जाने क्या वेद ना ही साधना का भाव समझ पाए, जितना भी जो भी उसे जीवन में मिले उसे वो कम ही पाए। होता है ऐसा अक्सर प्रेमियों के साथ, उसे कुछ भी दे दो उसे कम। तो वो बोल रहा है कि अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, कि जिसे ना ज्ञान है, ना वेद का ज्ञान है, ना साधना का ज्ञान है, वहां उसको जीवन में कमी लग रहा है जो मिल रहा है, तो मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। तो वो प्रभु को क्या बोल रहा है उन लोगों के लिए जिनको सब कम लग रहा है। ये आखिरी इसका है मेरा कि तब
मतलब ये जो कविता है इसका आखिरी पैरा है कि जो ना जाने वेद ना ही साधना का भाव समझ पाए, जितना भी जो उसे जीवन मिले उसे कम ही पाए। तो वो बोल रहा है प्रभु आपको क्या करना चाहिए, ईश्वर को बोल रहा है। तब हे प्रभु आपको हट छोड़कर, जिद छोड़कर, तब हे प्रभु आपको हट छोड़कर प्रेम से बात निभानी होगी। हर प्रेमी आपको है आवश्यक बात आपको समझानी होगी। वरन ऐसा ना कर पाने पर प्रेम नहीं एकल बलिदान होगा, जहाँ प्रेमी अकेला जलता रहेगा और ईश्वर मौन प्रमाण होगा। ये मेरी आखिरी कविता थी, आप सभी ने सुनी, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत प्यारा। और रोहित भाई आप हमेशा से बहुत प्यारे लिखते हैं और आप हमारे मतलब प्रिय में से एक है, जो मतलब जिनका मैं सुनता हूँ और जिनका, अरे गुरु जी भैया वो है जिन्होंने नहीं, सब अच्छे लोग बैठे, लेकिन मुझे इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में कैसे करते हैं और क्या क्या उसमें लगता है, उसमें पूरा साथ रोहित भैया का रहा है। और एक और साथ दिया मैंने कि लिफाफा बोल के देव मत वो तो चलो वो बचा है। वो देखो बोल रही है, उधर से बोल रही है, वो देखो बोल रही है लिफाफा। अच्छा छोड़ो लिफाफा वगैरह तो हो गया। ठीक है, तो अब हम हमारी अगली जो हमारी आज की आखिरी आर्टिस्ट होगी अपराजिता जी। मैं इनको इन्हीं के एक बहुत खास दोस्त और इनके सबसे प्यारे, मुझे लगता है कि इनके फेवरेट शायर होंगे वो, उन्हीं के शेर से आवाज देना चाहूंगा। अपराजिता जी आप प्रशांत जी बिल्कुल यू गेस्ड इट राइट, बट मुझे लग नहीं रहा है कि ये यहाँ पे है। मैं हूँ वैदिक, आई एम हियर जी ओके। तो आपको आपके खास शायर की शायरी से आपको स्वागत कराते हैं कि वहां सीता नहीं थी तो वहां पर राम क्या करते, प्रशांत। हमारे नाम था ही क्या, तुम्हारे नाम क्या करते, और तेरे खातिर गए मंदिर दुआओं में तुझे मांगा, ये तेरे खातिर गए मंदिर दुआओं में तुझे मांगा, तेरी ही थी नहीं मर्जी तो राधे श्याम क्या करते। वाह तो अपराजिता दी को बुलाना चाहूंगा मैं इसके साथ। सभी को नमस्कार। मुझे पहले ये जानना है कि इस डिस्टेंस से मेरी आवाज एकदम प्रॉपरली ऑडिबल है सबको? जी ओके, सो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लाइफ में रॉक बॉटम हिट करते हैं, तो ये जो वाकया होता है और रॉक बॉटम हिट करने के बीच में ये जो दरमियान ये जो जगह है ना, इस बीच में हम बहुत हाथ पैर मारते हैं कि हम कुछ ऐसा कर ले कि हम उस दर्द को कम कर पाए किसी तरीके से, और वो जो अंजाम अब हमारी जिंदगी में आने वाला है उससे किसी ना किसी तरीके से हम रोक लें। हम कोई एस्केप ढूंढते हैं या हम कुछ भी ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे वो दर्द थोड़ा बहुत कम हो। और ये जो दर्द है ना, उसकी तासीर इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि हम थोड़ी सी गर्माहट पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और ये सब करने के बावजूद जब कुछ उसका सिला कुछ हमारे फेवर में नहीं होता या फिर हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो फिर आखिरी में जो होता है वो ये कि हम ईश्वर के पास जाते हैं। फिर और कोई रास्ता नहीं बचता, कोई सहारा नहीं दिखता, जब तब हम ईश्वर के पास जाते हैं। तो ये जो मैंने पूरा लिखा है ये उस वक्त के दरमियान लिखा जब मैंने मेरा रॉक बॉटम हिट किया। और उस वक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे बस ये चाहिए था कि हमारे मन में 10 तरह के थॉट आते हैं कि यार ये जिंदगी खत्म हो जाए, यार आई कैन नॉट लिव एनी मोर, और ऐसा वाला। तो ये वैसा टाइम था, बट क्योंकि मैं बहुत वाइज हूँ तो ये मरना वरना तो नहीं सोच सकती थी, बट यस उस वक्त मैं ईश्वर के पास गई अपने, और उनको सब कुछ कहा दिल का। तो ये मेरा और ईश्वर के बीच का एक कॉन्वर्सेशन है, एक कहानी की तरह है। इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, आप रिलेट करके थोड़ा सा सुनिएगा तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो इस पल में मैं तबाही के पहले की खूबसूरती, पता है अगर कल ना बदला तो बस एक खाक हो चुकी बस्ती, जहां लोग नहीं हंसते, जहां दिए नहीं जलते, जहां दिन भी रात है, जहां उसकी राख सी औकात है, जहां आवाज देने पर भी कोई बोलता नहीं, जहां से गुजरना भी कोई चाहता नहीं। बस सब खामोश है, ना यहाँ कुछ सही है ना ही यहाँ कुछ भी गलत है। बस सब उजड़ा सा है, ना यहाँ सब कुछ बर्बाद है ना ही यहाँ कुछ भी आबाद है।
तो बस इस पल और उस कल के बीच में खड़ी हूँ। रहबर ये जदीद सी दुनिया और पुरानी सी मैं इस दुनिया में समा नहीं पाती। मेरी दरख्वास्त तुमसे है कि अपनी ही बिगाड़ी जिंदगी अब मुझे रास नहीं आती। रहबर मैं फिर से पतझड़ हूँ, आखिर इस जहां में मैं कब तक झड़ूंगी। ले जाओ मुझे आज अभी कि अपनी ही लगाई आग में मैं कब तक जलूंगी। रहनुमा तुम में सुकून है, तुम में उन्स है। तुम झूठ नहीं बोलते, तुम दिल नहीं तोड़ते। तुम्हारे अहदे वफा सच्चे हैं, तुमसे किए ताल्लुकात के धागे ना कच्चे हैं, जानती हूँ। इसीलिए अब कुछ आधा नहीं, अब पूरे तुम चाहिए। ये बिखरी हयात नहीं, सुकून वफात चाहिए। इस मंजिले करार की उम्मीद हर पल मैं करूंगी। इस बार रहनुमा इंतजार मैं करूंगी। पता है ये जिंदगी की दोपहर भी मुझे अंधेरी रात सी लगती है। ये चमचमाती भीड़ भी मुझे अब नकली सी लगती है। क्यों ये चाहत गलत है कि उस रहनुमा में मैं फना हो जाऊं। क्यों ये इबादत गलत है कि सुकून वफात उस रहनुमा से कबूल हुई दुआ से पाऊं। कि अब मैं खुद इतनी गलत कि गलत से गलत अब और क्या होगा। यकीन करो मेरा रहनुमा कि इस स्याह रात का अब इस दहर पर सवेरा ना हो। तो ले जाओ मुझे दूर, बहुत दूर इन अंधेरों से। ले जाओ मुझे दूर इन लंबे से रास्तों से। ले जाओ मुझे दूर इन फरेबी मेरी बातों जज्बातों से। ले जाओ मुझे दूर ये हर पहर गलत रास्ते की चाहत रखने वाले मेरे ही इन कदमों से। ले जाओ मुझे दूर इस अजनबी से शोर से जो वक्त के साथ अब जाना पहचाना सा लगता है। ले जाओ मुझे दूर मेरी इस झूठी सी इबादत से जिसमें किया हुआ हर रोज का वही वादा तुझसे करने से पहले टूटा सा लगता है। जर्रा जर्रा यहाँ फीका सा लगता है। आखिर कब तक थकी आंखों से इनमें नकली रंग मैं भरूंगी। सुनते हो ना मेरे इस तरफ की चीखों को। आखिर ये दरख्वास्त तुझसे हर रोज कब तक मैं करूंगी। वो ताकती वो सूखी जमीन जैसे बादलों को यूं ही अब तेरी राह मैं तकूंगी। इस बार रहनुमा इंतजार मैं करूंगी। पता है जिंदगी की हर नई सुबह मेरे लिए तो पुरानी ही है। ऐसा कोई दिन नहीं जब मैं मेरे लिए कुछ नया सुनूं कि मेरे लिए कही गई हर किसी की हर बात पुरानी ही है। डरपोक हो तुम, बड़े बड़े सपने देखना तुम्हारे बस का नहीं। तुम जहां हो ना वहीं रह जाओगे। इससे ज्यादा सोच पाने की भी तुम्हारी औकात नहीं है। हाँ है तुम में कुव्वत दुनिया जीत लेने की, पर इस डर के जोर से तुम पीछे ही रह जाओगे। अरे तुम कम में भी खुश हो जाने वालों में से हो, इसीलिए मुख्तसर फरामोश किस्से सी रहोगे। कहो रहनुमा कि किस किस से मैं क्या क्या कहूँ। कहो रहनुमा कि ये जो आए दिन लोग आकर मुझे कहते हैं इन सभी बातों का मैं जवाब क्या दूं। यही कि जिस रास्ते पर आज चलती हूँ वो कांच का था, न जाने कब का टूट गया। या ये कि जो अपना था या जो अपना हो जाता वो सब कुछ छूट गया। वो जो बेफिक्र उड़ती थी सादते आसमान में, तेरी उस चिड़िया का घोंसला टूट गया। वो जो आंधियों से लड़ती थी, जो कभी किसी से ना डरती थी, तेरी उस अपराजिता का हौसला टूट गया। तो कहो रहनुमा इन लबों को मैं झूठे तबस्सुम से कब तक सजाऊं। कहो रहनुमा कि इन बर्बादियों का झूठा जश्न मैं कब तक मनाऊं। कि किसी भी नई शुरुआत की अब मुझ में उम्मीद नहीं है, कि मुसलसल डर है मुझ में फिर से सब कुछ खो देने का, और फिर से ये सह पाने की अब मुझ में हिम्मत नहीं है। रहनुमा तुम घर हो मेरा, मेरी हयात का अकेला सहारा हो मेरा। बाद से और बर्बाद अब मैं होना नहीं चाहती। मैंने मेरा बहुत कुछ खो दिया है, तुझको भी अब मैं खोना नहीं चाहती। तू है इस मिट्टी की हर अजियत से वाकिफ, तू है इस मिट्टी की हर कैफियत से वाकिफ। तुझ में इस फना हो जाने की मेरी इस आखिरी हसरत से भी वाकिफ। मैं हूं तेरी हर पाक इनायत से भी वाकिफ।
अब हर पल मुसलसल महवे दुआ मैं रहूंगी, इस बार रहनुमा इंतजार मैं करूंगी, इस बार रहनुमा इंतजार मैं करूंगी। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है। बहुत 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 प्यारा। आप कहते वाह हैं तो ऐसा दोस्त, लगता है वाह कि वाह सुनने- वाह वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपराजिता का स्टोरी टेलिंग में कोई जवाब नहीं है, वाह। अब हमारे इंदौर की सबसे बेस्ट अगर स्टोरी टेलर कोई है वो अपराजिता दी। मतलब ये मैं डे वन से। और अच्छा, अपराजिता दी का मेरे जीवन में इतना हो रहा है कि जब मैंने पहला मंच, मेरा मतलब पहला ओपन माइक में जब मैं गया था, वहां पे मुझे अपराजिता दी मिली थी। और वहां से मतलब हमारा ऐसा हुआ कि उन्हीं ने मुझे मतलब आगे के बताया कि जैसे आप नए हैं, तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया उस समय में। और उसके बाद से मैं आज आपके सामने हूँ और मतलब इतनी सारी चीजें मुझे हुआ, तो मैं इसका श्रेय दीदी को भी कहीं ना कहीं जाता है। हम शायद भवर कुआ के एक कैफे में मिले थे, और राइट? को कैफे में वो आई कुछ रिमेम्बर। विकास भैया ने करवाया था वो यस इवेंट। यस यस, आई तो रिमेम्बर। बहुत हुआ जी। तो आपके ही मार्गदर्शन से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी कहीं ना कहीं, मैंने भी इन्हें पहली बार देखा था वहां पर पढ़ते हुए, हाँ। तो मेरे को भी इनका आशीर्वाद लग गया, तो उस वजह से मैं भी कभी कहानियां लिखने लग वाह गया। रोहित, वाह वाह, क्या बात है रोहित, ये वाह वाह। जो रोहित भाई, पर आपने जो पोइट्री में कवर अप किया था ना, कि पहले वो सुना दिया फिर बाद में सुनाया, कि वो वो महीना में भाभी मेरे को बोल, भाभी वो ने तुम्हारी डिमांड बोली पे, मैं, वो और डिमांड पे हुआ है। तुम्हारी भाभी छोड़ने जा रही 11 बजे की बस्ती, बोले 10 बजे ही निकलो, अब तुम कोई मतलब नहीं है। अभी निकलो जी। तो अब मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगा, कैसा लगा आपको आज का इवेंट? आप में से जो भी अब स्वतंत्र है, आप किसी से भी बात करना चाहे, हमारे बीच में पांचों आर्टिस्ट है, आप किसी को कुछ कॉम्प्लीमेंट करना चाहे जरूर कर सकते हैं, कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। वैदिक आलू मुल्टी अंदर जी, वेंकटेश मुल्टिया सर जो हमारे स्टोरी टेंट के मेन है, वो आपसे बात मुल्टिया। करना चाहेंगे। हेलो। हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। हेलो। हेलो। यस सर, यू ऑडिबल। Yeah, I'll actually take this opportunity. I mean, everyone is so talented. I think this was an amazing evening. I think the stories, the poetries, and of course your hosting. I think it all gelled so well. I think uh, the key thing that struck me was, we all know that creativity is foundation of the future, and when you see such young amazing talents and the way they write their stories, the way they narrate their stories, it actually touched the hearts, the poetries as well. Each of them touched the hearts, and I think this is India, this is the future of India, with amazing creativity, amazing talent to take literature to the next level. We are so proud of everyone. Keep it up, and we are very sure that each of you will really touch high success in the field that you choose. It has been a wonderful evening. Thank you so much. And Vaidik, thanks to you. I think you brought such amazing talents, and the encouragement that you gave to talents is amazing. You yourself are a wonderful poet, and we know that you will also achieve a very high level of success. Amazing. Thank you, everyone. थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू Yeah. सो मच। तो मैं आप सभी से स्टोरी टेंट को लेके एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि स्टोरी टेंट सभी शायरों को लेके, लेखकों को लेके बहुत कुछ प्लानिंग कर रहा है। स्टोरी टेंट एक प्लेटफॉर्म भी है जहां पे आप अपनी पोइट्रीज लिख सकते हैं और वहां पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, आप एक दूसरे का आपके पोएट फ्रेंड्स बना सकते हैं। और इसको लेके हम सारे लेखकों को लेके और बहुत कुछ ऐसे प्लान्स है जो आप स्टोरी टेंट के साथ जुड़ के रहिए तो आपको सुनने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। और आपके लिए बहुत सारे प्लान्स है, जैसे कि एक बुक वाला है जो मैंने आपको अभी बताया, कि आप में से मतलब जो आज हमारे बीच में पांच थे, इनमें से जैसा कि मैं जान पा रहा हूँ शायद सभी का या फिर किसी 2 या 3 का हमने सोचा था, बट अभी हम आपको फाइनलाइज करके बता देंगे कि हम आप में से मतलब किसी 3, मतलब टोटल तो हम 5 का ही सोचा, मतलब 3 का था लेकिन हमने 5 का किया था। तो विल इन्फॉर्म यू कि कैसा होता है। तो हम उन 5 लोगों को अभी मौका देंगे। हमारी जो आने वाली बुक अभी लॉन्च होने वाली है उसमें आपकी 3 कविताएं या फिर 3 आपकी जो कहानियां हैं वो आप डाल सकेंगे। तो इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। और स्टोरी टेंट का मैं ऑडियंस को धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे बीच में 34 लोग हैं। हम अगर 5 लोग को हटा भी दे फिर भी 29 लोग हैं। आज के समय में अगर ऑफलाइन ओपन माइक भी होता है वहां पे भी इतनी ऑडियंस नहीं आ पाती है। तो मैं हाँ, ऑडियंस, ये बात सही बोली। तुम्हें टिकट रखना था, तुम आज कमा के निकलते। अरे कोई बात नहीं यार। नहीं, पर मैं ये बोलना चाहूंगा वैदिक तुम्हारे लिए,
तुमने जी बहुत अच्छा संचालन किया है और हमें बहुत मजा आया। मुझे ऑनलाइन मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा। जेन्युइनली बोल रहा हूँ दिल से, क्योंकि साहित्य के प्रति मैं बहुत समर्पित हूँ और मैं झूठ नहीं बोलता उसके लिए। तो मुझे जो अच्छा लगता है अच्छा है, बुरा लगता है बुरा है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, इवन सभी को सुनकर बहुत अच्छा लगा। और तुम्हारा संचालन हमेशा से अच्छा रहा है और आज भी अरे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। वैदिक ऐसे महफिलों में इनवाइट करते रहना और जी जल्द बिल्कुल मुलाकात होगी। और जी, स्टोरी हमारा टेंट का भी धन्यवाद बहुत बहुत। ये हमारा I सौभाग्य है कि आप agree. जैसे लोग हमारे बीच में आ पा रहे हैं, आ I रहे agree हैं। with Rohit. बहुत अच्छी इवनिंग थी। all 4 आर्टिस्ट, फेलो आर्टिस्ट, सब आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रुचिता, तुमको मैंने पहली बार सुना एंड यू वर लवली। तो तुम्हारी दोनों पोएम्स बहुत अच्छी थी। अंजलि, ऑफ कोर्स, आई एम ऑलरेडी अ फैन। And everyone, Nitin, Rohit, everyone, you all performed very nicely and it was an amazing evening. मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने पहली बार ऐसे virtually perform किया है कभी, and it was amazing. And all the best, Vedic, for the Best. future. And Story Trend, thank you so much for inviting me. थैंक यू सो मच अपराजिता दी। थैंक यू आपका नाम सही लिया है मैंने आज। सबको मेन यही प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल रुचिता को पहली बार ही सुना है, सबकी तरह, जैसे सब यहाँ वाले लोगों ने पहली बार सुना है। बट योर वॉइस इज अमेजिंग, वेरी सूदिंग वॉइस यू है, बहुत प्यारा थैंक यू, बोल, थैंक बहुत यू प्यारा। अंजलि। इनफैक्ट आप लोगों को सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टोरी टेंट के लिए तो नहीं, लेकिन बैंगलोर के कहीं वर्चुअल और ओपन माइक से मैंने परफॉर्म किया, बट आप लोगों को मैंने सुना जरूर है। सो यू ऑल वर अमेजिंग, रोहित जी, अंजलि जी, अपराजिता जी, करेक्ट? नो, दैट्स राइट अभी। सो सॉरी। That, Ruchita, अगर आप that's नाम very सही ले normal. लेते तो, अगर आप नाम सही That's लेते very थे पहली normal. बार में तो तो सारा आपको सही हो जाता ना। हाँ, चेक मैंने मिलता, लास्ट में चेक। एकदम गुड गोबर कर दिया एकदम। ज्यादा सही है। रुचिता, अब मुझे ज्यादातर स्टेजेस पे भी ऐसे ही बुलाया जाता है, अपरिचित, अपरिचिता और पता नहीं व्हाटएवर क्या क्या सुन लिया मैंने। मेरे लिए ऐसा नहीं बोल सकती अपराजिता, तुम मेरे लिए नहीं बोल सकती। सॉरी रोहित जी, आपसे कुछ नहीं बोल सकते हम, सॉरी। रोहित दादा, दादा के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। रोहित दादा के साथ दादा बना दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। पहलवान। वैदिक जी, थैंक यू सो मच। आपको तो सुना ही है, थैंक यू सो मच, आपने ये मौका दिया मुझे आज यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए। थैंक्स टू स्टोरी टेंट। जी जी जी। अच्छा, आप सब लोगों ने सुना है, मेरा कुछ सुनाने की इच्छा हो गई आप लोगों को सुनते हुए, तो उसके बाद हाँ अपन हाँ, end करते हैं। बेशक बेशक बेशक। ठीक है, आप लोगों ने बोला नहीं मेरे को, लेकिन स्टिल नहीं नहीं, अभी बोल देते हैं। बुरा नहीं मानते वैदिक, बुरा नहीं कोई बात मानते। नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं तो क्या है, फकीर आदमी है। ठीक है। देखो, तो होस्ट का मंच, मंच होस्ट का होता है, वो तो हमें बिठा सकता है कितनी भी देर तक। जी, तो अब आपके बीच में आ रहे हैं बहुत प्यारे लेखक वैदिक पाराशर। वाह, स्वागत है भाई। ठीक है, आई एम नॉट सेल्फ ऑब्सेस्ड, बट आई एम, कोई बात नहीं। तो स्टेटमेंट ऐसा नहीं लगा, यू आर नॉट सेल्फ ऑब्सेस्ड। ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम बोला मैंने बाद में। ठीक है, तो एक मैंने कुछ नया, मतलब नया तो लिखते रहते, पर मैं पुराना ही सुनाना चाहूंगा क्योंकि मैं पुराने लोगों के साथ हूँ। नहीं, तो नया सुनाओ यार वैदिक यार, वैसा मत करो प्लीज प्लीज, कुछ नया सुना दो। अरे सर, कुछ थोड़ा सा नए सुना दो, नया भले ही सुना दो पर। नया मैं सोच रहा था बोल के कोई आगामी कार्यक्रम में ही सुनाता, लेकिन ठीक है, अरे मैं लिफाफा तब भी दूंगा, अभी भी सुना दो प्लीज। लिफाफा की तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो एक राम गीत है, भैया को शायद एक बंद सुनाया था उसका, वो राम गीत नया ही है और अभी मैंने शायद अभी तक उसे कहीं परफॉर्म भी नहीं किया है, तो वो सुनाना चाहूंगा। कि हमेशा मनुष्य, मतलब ज्यादा पाने की चाह में जो पा लिया है वो भी खोने लग जाता है। तो उसी में मतलब एक भाव, ये मेरे गुरुदेव का भाव था, उसी को मैंने गीत में पिरो दिया। तो सुनिए कि अति अंत की जननी है तुम, अल्प में आराम रखो। अति अंत की जननी है तुम, अल्प में आराम रखो। और चाहे घूमो सारी दुनिया, केंद्र केवल राम रखो। और मतलब मनुष्य में आजकल सभी डिप्रेशन में काफी डिप्रेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो जब मेरे ऊपर डिप्रेशन आता है, मैं क्या करता हूँ, और मैं सभी को यही सुझाव देता हूँ कि चिंता चित्त चिता कर दे तो चित्त में गुण के धाम रखो। कि चिंता चित्त चिता कर दे तो चित्त में गुण के धाम रखो। फिर चिंता या चिता सताए, राम कहो भाई राम कहो। अति अंत की जननी है तुम,
अल्प में आराम रखो और चाहे घूमो सारी दुनिया, केंद्र केवल राम रखो। तो इसी के साथ मैं एक मेरे साजिश रंजिश एक गीत है, मैं बहुत दिन से कहीं सुना नहीं पाया हूँ, मेरे को वो सुनाने की बहुत इच्छा है, तो मैं वो सुनाता हूँ कि ये गीत है, विरह गीत है, और क्योंकि अभी मैं इसे जी रहा हूँ तो मुझे इसे सुनाने में और ज्यादा मजा आ रहा है। तो आप सुनिए कि साजिशें रंजिशें और सौदागिरी, साजिशें रंजिशें और सौदागिरी, जाने कैसी है सी मोहब्बत तेरी, और उनका होना ना होना तो लाजिम है जी, उनका होना न होना तो लाजिम है जी, तुम रहो ना रहेगी मोहब्बत मेरी। और क्या होगा जब वो छोड़कर चली जाएगी, अब कि छोड़कर इश्क दौलत को अपनाओगे, मेरा दावा है तुम सिर्फ पछताओगे, कि हुस्न की ये खुमारी भी ढह जाएगी। क्यों पछताएगी वो? कि हुस्न की ये खुमारी भी ढह जाएगी, बहती सी उम्र सारी ये बह जाएगी, ये अदाएं भी उल्फत नजर आएंगी, ये अदाएं भी उल्फत नजर आएंगी, जुल्फ के नीचे जब झुर्रियां छाएगी, ओ याद तुमको, मेरा इश्क सुनिए मुकम्मल कैसे होगा, कि याद तुमको, हाँ हाँ याद तुमको भी उस दिन मेरी आएगी, याद तुमको भी उस दिन मेरी आएगी, तेरी बेटी मेरे गीत दोहराएगी कि साजिश। धन्यवाद धन्यवाद। तो इसी के साथ आज की सभा वैदिक, को, जी वैदिक, भैया, बहुत बढ़िया वैदिक, बहुत बढ़िया, शानदार। जी थैंक यू सो मच। वैदिक, राधा गीत प्लीज। राधा की बहुत क्या? देख, राधा गीत। हाँ, उसके बिना अंत नहीं होना चाहिए। सही अरे बात है। सर, जी थैंक यू सो मच सर, और मुझे बहुत ही खास सर की तरफ से अगर मिला है तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो सुनिए इसका एक दो बंद सुन के हम इसको करेंगे कि ये भाव है जब राधा रानी, कृष्ण जी राधा रानी को छोड़कर जा रहे थे, और उस समय राधा रानी के क्या भाव रहे होंगे, ये सुनिएगा कि जा तो रहे हो मोहन यू लेकिन, अब न राधा वो राधा रहेगी, हो जा तो रहे हो मोहन यू लेकिन, अब न राधा वो राधा रहेगी। और क्या होगा जब कृष्ण चले जाएंगे, कि प्रेम की खूब बातें यहीं रहेंगी, और निधि वन की वो रातें यहीं रहेंगी, सब रहेगा मगर तुम न होंगे, तुम न होंगे, फिर न राधा वो राधा रहेगी। और इसका एक और बंद है कि मंदिरों में हम सब राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, और उस पे राधा रानी का क्या भाव रहा होगा और राधा रानी क्या सोचती होंगी उस पर, कि पूज ले चाहे कितना जमाना, हो मिला मोहन के संग ना ठिकाना, हो पूज ले चाहे कितना जमाना, हो मिला मोहन के संग ना ठिकाना, तो ब्रज की रज रज ये तुमसे कहेगी, हाँ कहेगी क्या, अब न राधा वो राधा रहेगी। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इतने स्नेह और इतने प्यार के लिए। तो इसी के साथ हम आज की सभा को विराम की ओर ले जाते हैं, और हमारी सभी ऑडियंस का मैं धन्यवाद करता हूँ। चाबी दे देती हूँ। रोहित भैया चाबी और भी ले रहे हैं कुछ, सॉरी। तो ठीक है, कोई बात नहीं।
तो इसी के साथ मैं सबसे पहले हमारी ऑडियंस का धन्यवाद करना चाहूंगा जो इतनी बड़ी संख्या में हमारे बीच में रहे, और बहुत ही आपकी, क्योंकि आप है तो हम लोगों की अहमियत है। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसे ज्वाइन किया और पूरे टाइम इतने लोग बने रहे। तो मैं सबसे पहले हमारी ऑडियंस, उसके बाद जो हमारे बहुत प्यारे हमारे बीच में कलाकार आए थे, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे एक निमंत्रण पर आप आए और आपने अपना पूरा इतना समय दिया। हमारी रुचिता अय्यर जी, जो पहली बार ही मेरा इनसे इंटरेक्शन हुआ है और बहुत अच्छा लिख रही हैं आप। अंजलि जी, अंजलि तो मतलब बहुत प्यारी दोस्त है, इन्हें पहली बार आज मैंने सुना ये कहते हुए, मुझे भी खेद है कि पहली बार आज सुन पाया, लेकिन आप बहुत प्यारा लिख रही है और बहुत आगे जाएगी, मैं आपको तो देख पा रहा हूँ। और जो राइटर रोहित शर्मा जी हमारे बीच में, और अपराजिता जी, इन दोनों के तो क्या ही कहने, मैं इनसे सीख रहा हूँ, तो मैं इन्हें क्या ही अपराजिता अपने को बूढ़ा बना दिया इस आदमी ने, आज ध्यान रखना तू। देखिए सच्चाई से रूबरू कर रहा था। सच कड़वा होता है, तो कोई बात नहीं। तो चलिए, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और हमारे बीच में नितिन मोहन जी है, जो कि देर से आए और काफी शांत है। तो इनका हालांकि ऐसा व्यक्तित्व नहीं है कि इतने शांत रहते हैं, लेकिन आज मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि क्यों ये इतने शांत हैं। तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप सभी स्टोरी टेंट से जुड़े रहे, जिसमें I think I lost you in between, but जो सुना बहुत अच्छा सुना। I'll hear it again sometime later. Thank you so much. यस। तो चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही कार्यक्रम में मिलते रहेंगे हम। तो आज के लिए सभी को सादर जय सिया राम।